हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके आगामी जो पेपर होने वाले हैं, जैसे यूपी कांस्टेबल के हैं या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हैं। उसके बाद अगर देखें तो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, ठीक है। तो इन्हीं के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं के बेसिस पर हम डेली आपके सामने 20 क्वेश्चन को लेकर आते हैं, और आज भी एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं। तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। और देखिए आज का हमारा क्वेश्चन दिया है कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था। क्या कहा कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो है कब 1932 में हुआ था, वर्ष 1932 में हुआ था। ऑप्शन ए दिया आपका पहला, ऑप्शन बी दिया आपका दूसरा, ऑप्शन सी दिया आपका तीसरा, और ऑप्शन डी दिया आपका चौथा। अगर पूछे मतलब गोलमेज सम्मेलन, अगर पूछे कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो टोटल आपके 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने? 3 गोलमेज सम्मेलन के हुए थे। कब कब हुए थे? पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था आपका 1932 में। कब कब? 1930, 1931 और 1932। ये आपके 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है। तो पूछा है आपका कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932, यानी वर्ष 1932 में आपका कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो वर्ष 1932 में आपका हुआ था आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन। कौन? तीसरा। पहला कब हुआ था? पहला हुआ था आपका 1930 में, दूसरा हुआ था 31 में, ठीक है। तीसरा हुआ था आपका 32 में। यही 3 ही गोलमेज सम्मेलन हुए थे, चौथा नहीं हुआ था, ठीक है। 4 नहीं हुए थे, 3 ही गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक। एक क्वेश्चन यहाँ से अच्छा बनता है कि महात्मा गांधी जो कि कांग्रेस की तरफ से मतलब भाग लिए थे, पूछा जाता है कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में मतलब सम्मिलित हुए थे, यानी भाग लिए थे। तो किस गोलमेज सम्मेलन लिए थे? तो लिए थे आपके दूसरे गोलमेज सम्मेलन, यानी 1931 में। कब? 1931 में महात्मा गांधी ने मतलब गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगर पूछा जाता है महात्मा गांधी के साथ साथ मतलब महात्मा गांधी के साथ और कौन कौन से मतलब और कौन कौन लोग थे जो गोलमेज सम्मेलन में गए थे, किसकी तरफ से? कांग्रेस की तरफ से। किसके साथ? महात्मा गांधी के साथ, ठीक है। महात्मा गांधी के साथ। महात्मा गांधी के साथ पूछे अगर कौन कौन से थे, ठीक है। कौन कौन से मतलब कौन कौन व्यक्ति थे, ठीक है। तो अगर पूछे कौन कौन थे, तो एक थे आपकी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने महात्मा गांधी के साथ आपके किसमें? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और कौन थी? तो और थी आपकी मीराबेन। कौन थी? मीराबेन। इसके बाद थी आपकी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू थे, ठीक है। कौन थे? सरोजनी नायडू। फिर इनके और कौन थे साथ में? तो साथ में आपके मदन मोहन मालवीय जी थे। मदन मोहन मालवीय जी थे। मदन मोहन मालवीय जी थे। इन्हीं के साथ थे आपके घनश्याम दास बिड़ला। कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। ये सब घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है। ये सब किसके साथ गए थे? सब महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस की तरफ से मतलब कांग्रेस की तरफ से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन से गोलमेज सम्मेलन? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। एक क्वेश्चन और बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में मतलब कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तीनों, यानी पहले में, दूसरे में और तीसरे में। तो सबसे पहले नाम आता है आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। किसका? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये व्यक्ति थे आपके तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, BR अम्बेडकर। और कौन थे? तो एक थे आपके तेज प्रताप सप्रू, ठीक है। कौन कौन हो गए? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तेज प्रताप सप्रू। एक थे आपके मुकुंद राज जयकर। कौन थे? मुकुंद राज जयकर। ये 3 व्यक्ति थे आपके तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। किसमें? तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपके भाग लिए थे, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी किस जहाज से गए थे, मतलब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस जहाज से गए थे। वहाँ पर पूछा था किस जहाज से गए थे। जहाज कौन से गए? राजपूताना जहाज से गए थे।
इसी प्रकार क्वेश्चन बनता है भीमराव अम्बेडकर किस जहाज से गए थे, तो भीमराव अम्बेडकर आपके मुल्तान जहाज से गए थे। किस जहाज से? मुल्तान जहाज से गए थे। ठीक, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पूछा था निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो है वर्ष 1932 में हुआ था। तो अगर हम बात करें तो टोटल गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? टोटल आपके 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। तीसरा 1932 में। पूछा था महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो लिया था आपके दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी 1931 में। 1931 में मतलब महात्मा गांधी मतलब गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगर पूछे महात्मा गांधी के साथ और कौन मतलब कौन कौन से व्यक्ति गए थे, तो गए थे आपके एनी बेसेंट गई थी, मीराबेन गई थी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और घनश्याम दास बिड़ला। ये सब आपके प्रमुख व्यक्ति हैं जो कि महात्मा गांधी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। पूछा जाता है महात्मा गांधी किस जहाज से गए थे, आपके राष्ट्रपति जहाज से गए थे। और हाँ, यहीं पर चर्चिल ने इन्हें महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर भी कहा था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही। ठीक है, और अगर और क्वेश्चन क्या बन सकता है, पूछा था तीसरे गोलमेज तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन से मतलब ऐसे प्रमुख कौन कौन व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। यहाँ आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, तेज प्रताप सप्रू हैं और मुकुंदराज जयकर। एक क्वेश्चन महात्मा गांधी की तरह जैसे कि पूछा था महात्मा गांधी किस जहाज से गए थे, तो राष्ट्रपति जहाज से। इसी प्रकार पूछा जाता है भीमराव अम्बेडकर किस जहाज से गए थे, तो गए थे आपके मुल्तान नामक जहाज से गए थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। पहले तो अगर हम बात करें पारादीप बंदरगाह है कहाँ पर, आपके उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। किस नदी पर है, तो आपके महानदी पर। किस नदी पर है? महानदी पर। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर हम महानदी की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 851 किमी। 851 किमी किसकी लंबाई है? यह आपके महानदी की लंबाई है। अगर पूछे कहाँ से निकलती है, तो निकलती है आपके दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ से। कहाँ से? दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ से। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहाँ से? अगर पूछे लंबाई कितनी है तो 851 किमी। कहाँ से निकलती? दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक, कहाँ से? छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है, और महानदी की बात करें, महानदी के बेसिन जो है आपके पीली मिट्टी से संपन्न है। पीली मिट्टी से संपन्न है जो कि चावल के लिए अत्यधिक मतलब उपयोगी है, चावल के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है बोले। ठीक है, यानी उपयुक्त है, चावल के अत्यधिक महत्वपूर्ण है या उपयुक्त है। इसीलिए ही कालतन छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है छत्तीसगढ़ को? धान का कटोरा, क्योंकि चावल के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी है? पीली मिट्टी है। कौन सी है? पीली मिट्टी, जो कि आपका महानदी के बेसिन जो है आपके पीली मिट्टी से संपन्न है। ठीक है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक, अगर हम और महानदी की बात करें तो महानदी पर अगर पूछे कौन सा बांध स्थित है, महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? ये आपके उड़ीसा में है। उड़ीसा में। किस नदी पर है? ये आपके महानदी पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है। और इसकी बात करें सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है। कितनी लंबाई है? 4.8 किमी इसकी लंबाई है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। ठीक है, हीराकुंड बांध है। अगर हम और किसकी बात करें? महानदी की। जिस प्रकार कहाँ के? बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। उसी प्रकार कहाँ का? उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? तो कहते हैं आपके महानदी को। उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? आपके महानदी के डेल्टा पर स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 200 रुपये के नोट बैंक की सीमाएं क्या है, मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। ऑप्शन ए दिया आपका 63 × 123, ऑप्शन बी दिया आपका 63 × 129, ऑप्शन सी दिया आपका 66 × 135 और ऑप्शन डी दिया आपका 66 × 146। 66 × 146। ठीक है, तो अगर हम बात करें सभी अगर से कुछ 10 के मतलब सभी नोटों की बात कर लें, उनकी बीमाएँ क्या क्या हैं। ठीक है, अगर हम 10 रुपये के नोट की बात करें, किसकी? 10 रुपये के नोट की बात करें, 10 का हो गया, 20 का हो गया, कौन कौन से? अगर हम 10 की बात करें, 20 की और
20 के बाद आपका 50, ठीक है, 20 के बाद 50, फिर बात करें 100 की, 200 और 500, ठीक है। अगर हम पूछे 10 रुपये के नोट के जो बीमाएँ हैं वो कितनी हैं, तो यह आपका 63 गुणे 123, 63 गुणे 123 आपके कितने किसकी हैं, आपके 10 रुपये के नोट की बीमाएँ हैं। अगर हम 20 रुपये के नोट की बात करें तो यह आपका 63 गुणे 129 है, 63 गुणे 129 है। और हम 50 के नोट की बात करें, इसके 50 के नोट की बात करें तो यह आपके 66 गुणे 135, 66 गुणे 135 किसकी है, 50 के नोट की बीमा है, ठीक है, 50 के नोट की बीमा है। अगर हम 100 के नोट की बीमा की बात करें तो आपका कितना है, 66 गुणे 142, 66 गुणे 142, ये किसका है, ये आपके 100 के नोट के बीमा है। अगर हम 200 की बात करें तो आपका 66 गुणे 146, आपके 200 के नोट का बीमा है। और 500 के नोट की बीमा की बात करें तो आपका 66 गुणे 150 है, 66 गुणे 150 है, आपके 500 के नोट की बीमा है, ठीक है। ये आपके 10 की बात करें 66 गुणे 123, 20 की बात करें 63 गुणे 10 की बात करें 63 गुणे 123, 20 की बात करें तो 63 गुणे 129, और 50 की बात करें तो 66 गुणे 135, 100 की बात करें 66 गुणे 142, और 200 की बात करें तो 66 गुणे 146, 500 की बात करें 66 गुणे 150। ये आपके टोटल है कि नोट और बचता जो आपका बंद हो चुका है आपका 2000 का नोट। 2000 के नोट के पूछ ले कि इसकी बीमा क्या है, इसकी बीमा है आपको 66 गुणे 166 गुणे 166, ये आपके 2000 के नोट की बीमा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा था 200 के नोट की बीमा क्या है, 200 के नोट यहाँ पर दिया है, क्या है 200 का नोट, देखिए यहाँ पर है क्या है 66 गुणे 146, 66 गुणे 146, ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका पोंगल त्यौहार। पोंगल त्यौहार क्या कर रहा है, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक, 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन कहलाता है, मतलब चौथा दिन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दिया आपका थाई पोंगल, ऑप्शन बी दिया आपका कानुम पोंगल, ऑप्शन सी दिया आपका मट्टू पोंगल, और ऑप्शन डी दिया आपका भोगी पोंगल। ऑप्शन डी क्या दिया है, भोगी पोंगल। तो बात क्या कर रहा है, तमिलनाडु के प्रमुख त्यौहार है आपका पोंगल त्यौहार। कौन सा, पोंगल त्यौहार। कितने दिनों तक मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपको 4 दिनों तक, ठीक है। पहले दिन कौन सा त्यौहार, मतलब किस नाम से मतलब बनाया था, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा पोंगल मनाया जाता है, तो आपका भोगी पोंगल, भोगी पोंगल, ठीक है, भोगी पोंगल, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं। पहला दिन कौन सा है, ये आपका भोगी पोंगल, ये आपका पहला दिन का, ठीक है। और मट्टू पोंगल की बात करें तो मट्टू पोंगल है आपका तीसरा दिन का। और कानुम पोंगल की बात करें, कानुम पोंगल कहते हैं आपका चौथा दिन। और पहला कौन सा बचा, दूसरा दिन। दूसरा दिन का कौन सा पोंगल है, थाई पोंगल, थाई पोंगल। अगर पूछे भोगी पोंगल में किसकी पूजा की जाती है, भगवान इंद्र की पूजा की जाती है। भगवान इंद्र की पूजा किसमें की जाती है, भोगी पोंगल में। मट्टू पोंगल की बात करें तो यहाँ पर बैल की पूजा की जाती है, किसकी, बैल की पूजा की जाती है। और जबकि कानुम पोंगल जबकि चौथे दिन मनाया जाता है कानुम पोंगल, तो इसमें किसकी पूजा की जाती है, इसमें कन्या की पूजा की जाती है, किसकी, कन्या की पूजा की जाती है। अगर पूछे थाई पोंगल जो कि आपके दूसरे दिन मनाया जाता है, दूसरे दिन मनाया जाता है, कौन सा पोंगल है, थाई पोंगल। कौन सा, थाई पोंगल, सॉरी यहाँ पर थाई ने, यहाँ सूर्या पोंगल हो, क्या हो जाएगा, सूर्या पोंगल लिख लीजिए, सूर्या पोंगल, सूर्य पोंगल, जिसमें किसकी पूजा होती है, आपके भगवान सूर्य की पूजा होती है, भगवान सूर्य की पूजा होती है, ठीक। 4 पोंगल मनाए थे, कौन कौन से, सूर्या पोंगल, कानुम पोंगल, मट्टू पोंगल, भोगी पोंगल। अगर से क्रम में पूछे तो पहला आपका पहले दिन मनाया था आपका भोगी पोंगल जो कि आपके भगवान इंद्र की पूजा की जाती है। दूसरे दिन मनाया था आपका सूर्या पोंगल जिसमें भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। तीसरे दिन मनाया था आपका मट्टू पोंगल जिसमें बैल की पूजा की जाती है। और चौथे दिन मनाया था आपका कानुम पोंगल, कौन सा, कानुम पोंगल, और इसमें किसकी पूजा की जाती है, इसमें कन्या की पूजा की जाती है, ठीक। यानी ये 4 हो गए हैं, ठीक है। पूछा था आपका चौथा दिन, चौथा दिन कौन सा है, कानुम पोंगल है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पोंगल के और त्यौहार की बात करें, एक यहाँ मनाया था आपका पुनथुड़ू, क्या है, पुनथुड़ू, पुनथुड़ू, पुनथुड़ू के कहाँ का है, आपके तमिलनाडु का न्यू ईयर, तमिलनाडु का
न्यू ईयर, ठीक है, न्यू, इसे कहते हैं आपका न्यू ईयर, न्यू ईयर ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु, न्यू ईयर ऑफ तमिलनाडु, यानी पुंथड़ू जो है आपके तमिलनाडु का नव वर्ष, नव वर्ष है, क्या है, नव वर्ष है, कहाँ का, तमिलनाडु का, कौन सा, पुंथड़ू, ठीक है। और एक मनाया था जल्लीकट्टू, क्या है, जल्लीकट्टू, 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 इसमें क्या होता है, इसमें सांड युद्ध होता है, सांड युद्ध, सांड युद्ध किसमें होता है, आपके जल्लीकट्टू में होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका 7 अगस्त, ऑप्शन बी दिया आपका 24 दिसंबर, ऑप्शन सी दिया आपका 25 जनवरी और ऑप्शन डी दिया आपका 21 जून। ऑप्शन डी क्या दिया है, 21 जून। तो पूछा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपका 7 अगस्त, कब, 7 अगस्त, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। 7 अगस्त कौन सा दिवस है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। इसी दिन एक दिवस और मनाया था, कौन सा दिवस है, भाला फेंक दिवस, क्या है, भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस पूछे कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपका 7 अगस्त को, ठीक। अगर पूछे 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। 25 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, मनाया जाता है आपको 25 जनवरी को। और 21 जून की बात करते हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, मनाया जाता है आपका 21 जून को, ठीक। फिर से एक बार देख लेते हैं, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, सिंधु सभ्यता के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन का, तांबे और टीन का को मिश्रित करते थे। ये टीन है, क्या है, टीन, तांबे और टीन को मिश्रित करते थे, मतलब किसको बनाने के लिए, तांबे और टीन का को मिश्रित करते थे। ऑप्शन ए दिया आपका शीशा, ऑप्शन बी दिया आपका कांसा, ऑप्शन सी दिया आपका सोना और ऑप्शन डी दिया आपका लोहा। ऑप्शन डी क्या दिया, लोहा, ठीक है। तो तांबा और टीन के मिलाने पे मतलब कौन सी धातु बनाने के, मिश्र धातु बनाने के लिए तांबे और टीन का प्रयोग करते थे, मतलब हमने कांस या कांसा बनाने के लिए प्रयोग करते थे, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। अगर हम पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको 12,99,000, 12,99,000 वर्ग किमी, अर्थात ये आपको कह सकते हैं लगभग 13 लाख वर्ग किमी किसका क्षेत्रफल है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है। अगर पूछे इनके 4 बिंदु, मतलब महत्वपूर्ण, मतलब इनके 4 बिंदु, यानी सबसे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख 4 बिंदु। अगर पूछे सबसे उत्तरी जिला या सबसे उत्तरी बिंदु, सब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी जिला और सबसे उत्तरी बिंदु अगर पूछ ले तो क्या है आपका, मांडा है, क्या है, मांडा। कहाँ पर है, लद्दाख में है, कहाँ पर, लद्दाख में, ठीक है। अगर पूछे सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये आपका आलमगीरपुर, क्या है, आलमगीरपुर। ये कहाँ पर है आपका, उत्तर प्रदेश, कहाँ पर, मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, ठीक है। और सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें, सबसे दक्षिणी बिंदु ये कहाँ पर है आपके, महाराष्ट्र में, क्या कौन सा है, दैमाबाद है, दैमाबाद कहाँ पर है आपके, महाराष्ट्र में, कहाँ पर, महाराष्ट्र में, ठीक। और सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें, सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं आपका सूतकांगे डोर है, क्या है, सूतकांगे डोर। ये कहाँ पर है आपके, पाकिस्तान में, कहाँ पर है, पाकिस्तान में। सबसे उत्तरी बिंदु मांडा, कहाँ पर, लद्दाख में। अगर पूछे नदी कौन सी है, नदी, क्या, नदी,
नदी है आपकी चिनाब नदी। कौन सी नदी है? चिनाब नदी। चिनाब नदी के तट पर कौन सा है? मांडा। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर मतलब सबसे पूर्वी की बात करें, सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, मेरठ में है। किस नदी के तट पर है? आपका हिंडन नदी। कौन सा है? हिंडन नदी। हिंडन नदी के तट पर। अगर सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दैमाबाद, महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कौन सा नदी है? ये आपका प्रवरा नदी। प्रवरा नदी। कौन सी नदी है? प्रवरा नदी। ठीक है। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें सुतकांगे डोर कहाँ पर? पाकिस्तान में। कौन सी नदी है? ये आपकी दास्क नदी है। कौन सी नदी? दास्क नदी है। कौन सी? दास्क नदी है। ठीक। और हम अगर से बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, इसकी लिपि कैसी थी? तो इसकी लिपि थी आपकी भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, जो कि आपके दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब समाज कैसा था, तो उसका समाज था आपका मातृ सत्तात्मक। मातृ सत्तात्मक मतलब मातृ सत्तात्मक था किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का समाज। और यहाँ पर जो आपके घरों में, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में जो ईंटों का प्रयोग किया जाता था, इसका ईंटों का प्रयोग जो किया जाता था, अगर पूछे उनके किसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात पूछे क्या है? आपका 4:2:1 का अनुपात में ईंटें थी। ठीक है। जो आपके घरों में ईंटें प्रयोग किए जाते थे, उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात पूछे 4:2:1 के अनुपात में ईंटों की मतलब ये अनुपात था। ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात था 4:2:1। ठीक है। अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता के मतलब पवित्र पशु किसे मानते थे, तो आपके कुबड़ वाले बैल को, कुबड़ वाले बैल को ये अपना पवित्र पशु मानते थे। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया बुध नक्षत्र। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी है? एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए दिया आपका 56, ऑप्शन बी दिया आपका 88, ऑप्शन सी दिया आपका 300 और ऑप्शन डी दिया आपका 36। तो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो होती है आपके 28। कितने? 88। ठीक। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 72 दिया है, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 173, अनुच्छेद 213। ठीक। तो राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश। अगर अनुच्छेद 213 आपका राज्यपाल का अध्यादेश। किसका? राज्यपाल का अध्यादेश है। ठीक है। और अगर फिर अनुच्छेद 52 में क्या है? तो अनुच्छेद 52 में मतलब राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। अनुच्छेद 72 क्या है? तो इसमें राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद में कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए दिया आपका 7वां मंडल, ऑप्शन बी दिया आपका 8वां मंडल, ऑप्शन सी दिया आपका 9वां मंडल और ऑप्शन डी दिया आपका 10वां मंडल। तो अगर हम बात करें कितने मंडल है, टोटल कितने मंडल है? टोटल आपके 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? टोटल आपके 10 मंडल हैं। ठीक है। जिससे पूछा आपको ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? पूर्णतः सोम को समर्पित आपके 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है यह सही आंसर होता है। ठीक है। इसी प्रकार पूछा जाता है गायत्री मंत्र किसका? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख मतलब किस मंडल में किया गया है? तो आपके तीसरे मंडल। किसमें? तीसरे मंडल किसका मतलब जिक्र मिलता है? आपके गायत्री मंडल का जिक्र मिलता है। कृषि के बारे में किस मंडल में जिक्र है? कृषि के बारे में तो आपके चौथे मंडल। किसमें? चौथे मंडल में। ठीक है। चौथे मंडल में आपको कृषि के बारे में जिक्र है। ठीक है। इसी प्रकार पूछा जाता है आपका जाति व्यवस्था जो थी उसका मतलब किस मंडल में उल्लेख है? जाति व्यवस्था तो आपके 10वें मंडल में आपकी जाति व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। जबकि आपके कर्म के आधार पर जातियों को 4 भागों में
बांटा गया। कर्म के आधार पर जातियों को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन से मतलब प्रकार है, मतलब कौन कौन से भाग में बांटा गया, कौन कौन से भाग हैं, तो आपका एक है आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आपके कर्म के आधार पर इन्हें 4 वर्गों में बांट दिया गया। ब्राह्मण को शिक्षा, ब्राह्मण का संबंध किससे कर दिया, शिक्षा से, और क्षत्रिय रक्षा से, वैश्य का व्यापार से, और शूद्र जो है आपके मजदूरी से इन्हें जोड़ा गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारत। भारत डैश के साथ अपनी सीमा साझेदारी करता है। भारत जो है किसके साथ अपनी सीमा साझेदारी करता है। ऑप्शन है दिया आपको इंडोनेशिया, ऑप्शन दिया आपको मालदीव, ऑप्शन सी दिया आपको फिलीपींस, और ऑप्शन डी दिया आपको म्यांमार। ऑप्शन डी क्या दिया, म्यांमार। तो भारत की बात करें तो भारत कितने देशों भारत कौन कौन से देशों के साथ अगर से पूछे सीमा अपनी साझा करता है, तो एक है आपका पाकिस्तान, फिर इसके बाद है आपका अफगानिस्तान, फिर कौन सा है, चीन है, चीन, फिर इसके बाद है आपका चीन के बाद नेपाल, नेपाल के बाद है आपका भूटान, नेपाल के बाद भूटान है, भूटान के बाद पूछे तो क्या है, भूटान, भूटान के बाद आपका म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार के बाद कौन सा है, बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, ये सब देशों के साथ भारत की सीमा साझा करता है। भारत अपनी सीमा साझा करता है किसके किसके साथ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, तो इसमें से कौन सा देश है जो आपके भारत के साथ सीमा साझा करता है, तो ये आपका म्यांमार, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। ठीक, ऑप्शन ए दिया आपका 1978, ऑप्शन बी दिया आपका 1979, ऑप्शन सी दिया 1980 और ऑप्शन डी दिया 1981। तो भारत में जो वन संरक्षण अधिनियम है ये कब पारित किया गया, तो किया गया था आपको 1980 में, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है, इनमें से किस विकल्प से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी जीवन का अधिकार, ऑप्शन बी दिया आपका राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना, ऑप्शन सी दिया आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन, और ऑप्शन डी दिया आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, तो जो आपका अनुच्छेद 21 की बात करना, अनुच्छेद 21 का संबंध अगर पूछे किससे है, तो आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी जीवन के अधिकार से, यानी ऑप्शन ये हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए दिया आपका अशोक, ऑप्शन बी दिया आपका बिंदुसार, ऑप्शन सी दिया आपका चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी दिया आपका अजातशत्रु। अगर पूछे टोटल मौर्य साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक था, मौर्य साम्राज्य कब से कब तक था, ये था आपका 323 से, सॉरी 323 बीसी से, 323 बीसी से 185 बीसी तक ये पूरा आपका मौर्य शासन रहा था। ठीक, तो पूछा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। कौन किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की थी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। ठीक है, और अगर पूछा इनकी राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। ठीक है, और इनके समय अगर पूछे इनका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, यानी पीएम कौन थे, ये थे आपके कौटिल्य। कौन थे, कौटिल्य कहें या चाणक्य, चाणक्य, इन्हीं का नाम था विष्णुगुप्त, कौटिल्य। ठीक है, और भारत का मैकियावली भी किसे कहा था, चाणक्य ही किया, चाणक्य को ही कहा जाता था। कौन कौन से थे, मतलब उनका नाम क्या था, विष्णुगुप्त था, कौटिल्य था, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और भारत का मैकियावली किसे कहा जाता था, ये आपके चाणक्य को कहा जाता था। ये कौन थे, ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगर पूछे चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल कब से कब तक था, तो था आपका 323 बीसी से 298 बीसी तक किसका शासनकाल था, आपके चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। कब से कब तक, 323 बीसी से 298 बीसी
तख्तान की पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी थी आपकी दूरधरा, किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी आपकी दूरधरा। दूरधरा किसकी पत्नी थी? चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। ठीक है, अगर पूछे चंद्रगुप्त मौर्य के तो इन्होंने मतलब इनका एक युद्ध हुआ था कब? 305 में। किसके साथ हुआ था? सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का 305 बीसी में। 305 बीसी में 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर के साथ एक युद्ध हुआ था। सेल्यूकस निकेटर के साथ एक युद्ध हुआ था जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार गया था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर जो है हार गया। और हारने के बाद इन्होंने अपनी बेटी, किसकी? अपनी बेटी कार्नेलिया, जिसका नाम था आपका हेलेना, उसका विवाह किसके साथ कर दिया था? ये कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। और हेलेना का ही एक पुत्र हुआ था, क्या नाम था उसका? जस्टिन। किसका? हेलेना बोले या कार्नेलिया, किसकी पुत्री थी? ये थी आपके सेल्यूकस निकेटर के। सेल्यूकस निकेटर युद्ध हारने के बाद अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। और इन्हीं का एक पुत्र था जस्टिन। ठीक है, और हालांकि इन्होंने ही सिर्फ अपने मतलब पुत्री का विवाह ही चंद्रगुप्त के साथ नहीं किया था, बल्कि चार राज्य भी आपके दहेज में दिए थे। कौन कौन से राज्य थे? तो था आपका काबुल था, गंधार था, काबुल था, गंधार था, मकरान था और हेरात। ठीक है, ये आपके 4 राज्य जो है आपके सेल्यूकस निकेटर ने किसे दहेज में दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिया था। ठीक, अगर पूछे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासन मतलब मौर्य साम्राज्य कौन शासक बना? तो बना बिंदुसार। वो किसका पुत्र था? तो आपके दूरधरा का पुत्र था। किसका? दूरधरा का पुत्र था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विभवांतर के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाले डिवाइस निम्न के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन दिया विभव मापी, ऑप्शन बी दिया गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी दिया आपका वोल्ट मीटर और ऑप्शन डी दिया आपका ए मीटर। ऑप्शन डी क्या दिया है? ए मीटर। तो किसकी बात क्या? विभवांतर के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? तो आपके वोल्ट मीटर कहते हैं। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है, मतलब क्रांति नहीं माना है? ऐसे कौन प्रख्यात भारतीय इतिहासकार हैं? ठीक, ऑप्शन ए दिया आपका ताराचंद, ऑप्शन बी दिया आपका एस.एन. सेन, ऑप्शन सी दिया आपका आर.सी. मजूमदार और ऑप्शन डी दिया आपका बी.डी. सावरकर। ऑप्शन डी क्या दिया है? बी.डी. सावरकर। तो इससे कौन प्रख्यात इतिहासकार है जो 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो यहाँ आपके आर.सी. मजूमदार है, जो मजूमदार जी हैं, जो आपके भारतीय इतिहासकार हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। ठीक है, अगर हम बात करें बी.डी. सावरकर की, बी.डी. सावरकर ने अगर पूछा 1857 की क्रांति को क्या कहा था? जिन्होंने कहा था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। 1857 की क्रांति को बी.डी. सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया था। ठीक है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया था। ठीक, और एक अंग्रेज की बात करते हैं। अंग्रेज थे आपके जेम्स आउट्रम। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि 1857 की क्रांति एक षड्यंत्र है। 1857 की क्रांति जो है एक षड्यंत्र है। अगर पूछे ये किसका कथन था? ये थे आपके जेम्स आउट्रम ट्रेलर का कथन था। ठीक है, अगर पूछे 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या है? 1857 की क्रांति का प्रतीक पूछे तो हो जाएगा रोटी और कमल। रोटी और कमल जो है आपके क्या है? रोटी और कमल क्या है? 1857 की क्रांति का प्रतीक है। क्या है? प्रतीक है। इसी प्रकार पूछा जाता है सॉन्ग, मतलब 1857 की क्रांति का गीत क्या है? ये गीत है आपका हम हैं मालिक इसके हिंदुस्तान हमारा। गीत क्या है? हम हैं मालिक इसके, हम हैं मालिक इसके हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, हिंदुस्तान हमारा। ठीक, गीत पूछे तो क्या हो जाएगा? हम हैं मालिक इसके हिंदुस्तान हमारा। प्रतीक पूछे तो क्या हो जाएगा? रोटी और कमल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? उत्तर प्रदेश में जो है पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जो है निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? ऑप्शन दिया आपका माता टीला बांध, ऑप्शन बी दिया आपका राजघाट बांध, ऑप्शन सी दिया आपका धनौला बांध,
और ऑप्शन डी दिया आपका रिहंद बांध। ऑप्शन डी क्या दिया है, रिहंद बांध। तो किस नदी पर बना है, तो बना है आपके रिहंद नदी पर। किस पर, रिहंद नदी पर। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश के किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो किस जिले में होती है, आपके गोरखपुर में। तो किसमें, गोरखपुर में। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारतीय समूह वेदांता किस अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सहयोग से देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करने जा रहा है। तो किस कंपनी की सहायता से, तो ये आपका फॉक्सकॉन